नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक ऐसा बुलेटिन जहां आपको मिलेगा दिन भर की खबरों का पूरा डोज। अब पानी पर मनमानी होगी बंद, कैसे होगा आपका फ्री इलाज, ये बताएंगे। सीनियर सिटीजन्स और आधार के झंझट से होगी मुक्ति। इन तमाम खबरों के साथ और भी बहुत कुछ है बुलेटिन में आपके लिए, लेकिन सबसे पहले देखिए इस वक्त की हेडलाइंस। सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक एक ही दाम पर मिलेगा बोतल बंद पानी। सरकार ने शुरू की सख्ती, कंपनियों से अलग अलग एमआरपी पर मांगा जवाब। कैश ट्रांजैक्शन और एटीएम से पैसे निकालने पर लगाए गए चार्ज से सरकार नाखुश, बैंकों से फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा। चुनाव के बाद महंगा हो सकता है ट्रेन का सफर, एसी क्लास का किराया बढ़ाने पर विचार। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। देश के 88,000 एक्सपोर्टर संदेह के घेरे में। एक्सपोर्ट और पेमेंट के सबूत न दे पाने की वजह से आरबीआई ने लगाए कई तरह के प्रतिबंध। 2 साल की ऊंचाई पर पहुंचा शेयर बाजार, सेंसेक्स ने लगाई डबल सेंचुरी, निफ्टी भी 9,000 के करीब। और सैमसंग ने लॉन्च किए धूल और पानी से सुरक्षित 2 फोन, कीमत 29,000 से 33,500 रुपए के बीच। आवाज एट 9 की शुरुआत करेंगे एमआरपी के नाम पर चल रहे लूट के खेल से, जिस पर सरकार ने अब कड़ी नजर रख ली है। पानी की बोतल अब हर जगह एक ही दाम पर मिलेगी। एयरपोर्ट, होटल और मॉल में ज्यादा कीमत नहीं वसूली जा सकेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके यह भरोसा दिलाया है। साथ ही पानी की बोतल के 2 अलग अलग प्राइस वसूलने को लेकर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों से जवाब भी मांगा है। सरकार ने एक बोतल पर एक दाम रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। इस पर पूरी जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, सरकार पानी की बोतल पर एक दाम का भरोसा पहले भी दिला चुकी है, लेकिन एयरपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट ज्यादा पैसा लेते हैं। इस बार सरकार ऐसा क्या करने जा रही है जिससे वाकई ये जो प्रैक्टिस है इस पर रोक लगेगी? जी हाँ, ये दूसरी बार है जबकि इस तरह की चेतावनी दी गई है, कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई है तमाम पानी की जो बोतल कंपनियां हैं उनको कि आप डुअल प्राइसिंग नहीं कर सकते। इससे पहले अक्टूबर में सरकार ने इस तरह की एक चेतावनी दी थी और सीएनबीसी आवाज ने भी एक मुहिम चलाई थी, जिसके बाद सरकार जागी थी। और उस समय भी ये कहा गया था कि 2 तरह की कीमतें एक चीज पर नहीं हो सकती। मसलन अगर पानी की बोतल आप एयरपोर्ट पे खरीदते हैं वो आपको 60 की मिलती है, वही चीज बाहर 20 की मिलती है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कंपनियां क्या करती हैं कि प्रिंटिंग ही अलग अलग कर देती हैं कि पानी की बोतल पे एमआरपी ही चेंज कर देती हैं। सरकार का कहना है कि यह भी बिल्कुल गैर कानूनी है और इसमें जेल तक का प्रावधान है। इस तरह की चेतावनी दी गई है। अक्टूबर के बाद से कई सारे राज्यों ने जो है कार्रवाई की। महाराष्ट्र ने कार्रवाई की, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, सबने ऐसे कई सारे जगहों पे, मॉल्स पे, एयरपोर्ट्स पे रेड की और बताया गया कि अलग अलग तरह की प्राइसिंग हो रही है। उसके बाद जो कंज्यूमर हेल्पलाइन है सरकार की, उसमें अधिकतर लोगों ने इस तरह की शिकायत दर्ज की कि उन्हें वो जब मॉल्स में जाते हैं तो उन्हें इस तरह के अलग प्राइसिंग मिलती है। और ये सिर्फ एमआरपी सिर्फ पानी की बोतल पे ही डुअल नहीं हो रही है, चिप्स के पैकेट्स पे हो रही है, कोल्ड ड्रिंक के पैकेट्स पे हो रही है। इन सब पर सरकार ने कहा है कि अब वो इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और अगर ऐसा और पाया जाता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जवाब मांगा गया है तमाम कंपनियों से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर सरकार इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो ये पानी की जो बोतल जो कंपनियां हैं वो मुसीबत में आ सकती हैं। जी, चलिए इस मामले पर हम और बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कंज्यूमर मामलों की वकील रेखा अग्रवाल। रेखा जी, आपने सुना कि अब रामविलास पासवान ने ट्वीट करके कहा है, हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं कि सरकार ने इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जैसा रोहन बता रहे थे कि नियम भी हैं, ऐसे कानून भी हैं, लेकिन फिर भी उल्लंघन होता है। तो ऐसे में कंज्यूमर क्या करे? अब देखिए, कोर्ट में जाना एक 20 रुपए की बोतल के लिए वो तो शायद कोई नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी वो क्या पुलिस को फोन कर सकता है, क्या कर सकता है? देखिए, पुलिस को फोन कर भी देंगे तो पुलिस ऐसे मामले के अंदर कंप्लेंट दर्ज करने के अंदर आनाकानी करेगी। ये तो एक ग्राउंड रियलिटी है कि पुलिस को फोन करने से काम नहीं चलेगा और इसके अंदर कोई ऐसा कोई क्रिमिनल केस नहीं बन सकता है। परंतु हाँ, अगर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के उपभोक्ता कानून की उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, और रोहिन ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ये गैर कानूनी तरीके से व्यापार करने का तरीका है। और ये जो
ये पानी बनाने वाली, मिनरल वाटर बनाने वाली जो कंपनीज हैं, अगर इस तरह की बोतलों को सिनेमा हॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में या जो 5 स्टार जगहों के ऊपर बेचती हैं, ये कह के कि स्पेशली पैक्ड फॉर सो एंड सो, मतलब जैसे लिखा हो कि स्पेशली पैक्ड फॉर आइनॉक्स या स्पेशली पैक्ड फॉर पीवीआर, तो इस तरह का कह के वो मनमानी करती रही थी और है ना 10 रुपए की जो बोतल है उसको 60 रुपए के अंदर बेच रही थी कि ये कह के कि हमने तो इनके लिए स्पेशल बनाई है। तो उतना कहने से ये जो बात जो है वो खत्म नहीं हो जाती। और कंज्यूमर के पास जो सबसे आसान तरीका है, पुलिस को फोन करके हाँ ये कह सकते हैं कि देखिए ये चीटिंग कर रहे हैं, हमारे साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए। अगर कर देते तो बहुत अच्छी बात है, परंतु साथ साथ ये जो कंज्यूमर हेल्पलाइन है जिसके अंदर कोई भी मुसीबत नहीं होती है, कोई आपका पैसा नहीं होता खर्च होता, उसके अंदर अगर कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऊपर अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर दे तो ये बहुत अच्छी बात होगी और इसके अंदर आपकी कंप्लेंट तुरंत ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगी। और साथ साथ एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर भी आप इसकी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का जो मामला है वहां पे ये जो कंपटीशन आयोग है उसके अंदर भी ऐसे मामलों की जो है इंक्वायरी होती है और अगर ये कुछ गलत काम होते हैं तो उनको सजा मिलती है। अगर हम चाहें और सरकार भी इसे सुने, अगर ये बात उन तक पहुंचेगी, इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बना ले, क्योंकि क्या होता है कि 20 रुपए की बोतल है, 25 रुपए की बोतल है, कोई अब इतना वो लेना ही नहीं चाहता कि जाके कंज्यूमर मामले के जो मंत्रालय वहां पर जाएं या फिर आप जाके कंज्यूमर कोर्ट में एक्शन लें। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता कि यहीं पे जो ऐसी जगह पर होती है, एयरपोर्ट वगैरह, वहीं पे कोई ड्रॉप बॉक्स हो ऐसा, या कोई एक ऐसा नंबर हो जिस पर आप सीधे SMS कर दें या एक मेल डाल दें तो बस आपका मामला हो जाए और उस पर तुरंत कार्रवाई भी हो? आपने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि हर आदमी जो होता है वो कंप्यूटर फ्रेंडली भी नहीं होता है। एक आम आदमी जो एकदम जाता है, हो सकता है कि उसके पास वो प्रावधान नहीं है कि वो कंज्यूमर कंप्लेंट किस तरीके से करे, उनको उस समय समझ ही नहीं आता है। आदमी उस समय इतना शॉक्ड होता है कि उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हाँ, अगर इस तरह का सरकार इसके बारे में कोई इमीडिएट SMS करना तो जो होता है वो आसान होता है। आजकल सब लोगों के पास स्मार्टफोन्स होते हैं, तो अगर कोई SMS करने का कोई तरीका निकाल ले कि भाई आप इमीडिएटली अपने जो एक बटन को प्रेस करें और आपकी कंप्लेंट है वो दर्ज हो जाती है, और अगर कोई ड्रॉप बॉक्स भी हो जाए तो इसके बारे में भी सरकार अगर सोचे तो ये बहुत ज्यादा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है, उपभोक्ता कानून बना है, वाकई में ये कंज्यूमर फ्रेंडली होने का भी साकार तरीका दिखा देगा कि किस तरीके से इमीडिएट आपके सामने जो है एक आपके पास विकल्प है कि आपके साथ कोई चीटिंग नहीं करे, धोखाधड़ी नहीं करे, मनमानी नहीं करे। और वो भी सबसे बड़ी दुख की बात विपिन जी ये है कि जो जिस तरीकों की चीजों के ऊपर ये जो रेट्स जो हैं वो दुगने ही नहीं चौगने करे जाते हैं। पानी की बोतल है जो जैसे एक आदमी को इमीडिएट जो प्यास किसी को लगी उस समय वो कुछ भी पैसा खर्चने के लिए तैयार होता है, कहीं पर भी जाए तो कि भी और कुछ खाओ या ना खाओ, कम से कम एक पानी की बोतल तो खरीद ही लो। या बच्चे होते हैं वो जिद करते हैं कि भूख लगी है, कुछ कोई तो इस तरह की जो इमीडिएट चीजें हैं इनके ऊपर रोक होनी चाहिए। बिल्कुल, इन पर रोक होनी चाहिए और कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे जो ऐसा कर रहा है उसको भी लगे कि मेरे ऊपर तुरंत एक्शन हो सकता है, मेरी शिकायत मेरे सामने ही हो रही है, और कंज्यूमर के लिए भी आसान तरीका हो शिकायत करने का। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कुछ और बातें हैं कंज्यूमर से जुड़ी हुई जो हम आपसे करेंगे। अगली खबर पर चलते हैं। कैश ट्रांजैक्शन और ATM से पैसे निकालने पर लगाए गए चार्ज वापस लिए जा सकते हैं या कम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैंकों के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और बैंकों से कहा है कि वो इस फैसले पर फिर से विचार करें। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, सरकार ने बैंकों से क्या कहा इस मामले में और क्या इसका कोई असर देखने को मिलेगा? दरअसल पिछले दिनों बैंकों ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। पहला फैसला तो ये था कि अगर आप तय संख्या से ज्यादा कैश के लेन देन करते हैं बैंकों में जाकर के, तो आपको उसके ऊपर चार्जेस देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर कुछ बैंकों ने यह संख्या 3 रखी थी, कुछ बैंकों ने 4 रखी थी और कहा कि इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और ऊपर से सर्विस टैक्स अलग से चार्ज के तौर पर देना पड़ेगा। कुछ बैंकों ने यह कहा कि ATM में से अगर एक तय संख्या से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको चार्ज देने पड़ेंगे। तो इसको लेकर काफी ज्यादा विरोध हुआ था। अब सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि सरकार ने बैंकों के इस फैसले पर आपत्ति जताई है और बैंकों से कहा है कि आप अपने इस फैसले पर फिर से विचार करें। अब बैंक अगर विचार करते हैं तो इसमें 2 बातें हो सकती है। एक बात, या तो पूरी तरह से चार्ज खत्म कर दें या फिर इन बैंकों में जो चार्जेस लगाने का फैसला लिया गया है उसको थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि लोगों की दलील ये थी कि आपका पैसा है, हमारा पैसा, हम खुद निकालने जाएं तो आखिर चार्जेस किस बात के आप ले रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि आप मिनिमम बैलेंस की जो
जो रकम है उस सीमा को बढ़ा दिया था 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक, और 5000 रुपए रकम नहीं रखने पर यहां भी पेनल्टी लगाने की बात कही गई थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी सरकार ने अपनी आपत्ति जता दी है और कहा कि आप इस पर फिर से विचार करें। तो हो सकता है कि सरकार की आपत्ति के बाद बैंक अपने इस फैसले को पूरी तरह से या फिर आंशिक तौर पर वापस ले लें। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर हम आपको बता दें कि बैंकों में कैश लेन देन पर चार्ज लगने से जनता भी खुश नहीं है। लोकल सर्किस ने इस पर एक सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक 70% लोग इस फैसले से खुश नहीं है। 56% लोगों ने चार्ज को तुरंत हटाने की मांग की, जबकि 14% लोग चाहते हैं कि इस फैसले से पहले कैशलेस लेन देन को सस्ता किया जाए। 26% लोग मानते हैं कि महीने में 4 फ्री कैश लेन देन काफी है। वहीं 4% लोगों का कहना है कि वो नकदी में लेन देन नहीं करते हैं। तो चलिए रेखा जी हमारे साथ बनी हुई। रेखा जी, बड़ा मुद्दा है लेकिन संक्षिप्त में आपसे यहां जवाब चाहूंगा कि ये जो बैंकों ने एकदम से कदम उठा लिया था, हालांकि पूरे देश में मुहिम थी कि आप ज्यादा करके डिजिटल का इस्तेमाल कीजिए, कैश में कम कीजिए, लेकिन देखिए रातों रात ये सब कुछ नहीं होगा और बैंकों ने बहुत हड़बड़ी दिखा दी ये सब कुछ करने में। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो मोदी जी की जो ड्रीम है कि डिजिटल इंडिया हो जाए, वो सपना साकार होने में बहुत वक्त लगेगा। परंतु कोई भी जो पॉलिसी है, कोई भी जो नियति होती है, उसके पहले जो है आपको उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। और जिस तरीके से बैंकों ने आपाधारी के अंदर इसको लगा दिया, तो आम आदमी जो है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। जैसे पहले स्पीकर ने भी कहा, मेरा पैसा है, मैं जब मर्जी बार उसको डिपॉजिट करूं, जितनी बार मैं उसको वापस ले सकता हूं। तो ये भी जो है एक, अगर जो भी व्यक्ति जो बैंक की सर्विसेज को अवेल करता है, वो उसका उपभोक्ता बन जाता है। ही इज ए कस्टमर ऑफ द बैंक। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर उस नजर से हम देखें तो ये बैंकिंग सर्विसेज की जो सेवाएं बैंक्स देते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी जो है, बहुत बड़ी त्रुटि है। तो अगर कोई जो कस्टमर है, अगर उसको लगता है कि मैं किस बात के अंदर बैंक को जो मैं इतने चार्जेस दूं, ये इलीगल है, गैर कानूनी है, तो वो इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी कंप्लेन कर सकता है और अपने लिए जो हर्जाना है वो मांग सकता है कि देखिए, मैंने अपने पैसे का, मैंने कोई चोरी नहीं करी, ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा चीज मांग रहा हूं। अगर मैं बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करता हूं, व्यापार करता हूं, तो मैं उनको कंसिडरेशन दे रहा हूं, मैं उनको पैसा देता हूं। तो इसलिए बैंकिंग सर्विसेज जो है वो इस जी एक कंज्यूमर के पास ऐसे मामलों में कानूनी रास्ता भी है। जो डेफिशिएंसी इन सर्विस है उसके लिए शिकायत कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया रेखा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहां पर भी इस मामले में भी आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि बैंक के लिए आप कंज्यूमर है और आपको लगता है कि आपका बैंक आपसे ज्यादा चार्ज और बेवजह चार्ज की मांग कर रहा है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में इस चीज की भी शिकायत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रेखा जी हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। चुनाव खत्म होते ही अब आपकी जेब पर कैची चल सकती है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सरकार रेल किराया बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा, रेलवे को काफी विस्तार में कवर करती है। दीपाली, इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है कि रेल यात्रियों पर कितना बोझ डालने की तैयारी हो गई है? सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है कि एसी क्लास के किराए में बढ़ोतरी की जाए। हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है एसी 3, एसी 2 और एसी 1 क्लास में 10 रुपए से लेकर 30 रुपए के बीच तक किराया बढ़ाया जा सकता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि फिलहाल फ्लेक्सी फेयर योजना का रेल मंत्रालय रिव्यू कर रहा है और हो सकता है कि मार्च के बाद फ्लेक्सी फेयर को खत्म करके एसी क्लास में एक फ्लैट हाइक देखने को मिले। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सितंबर के महीने में ही फ्लेक्सी फेयर सिस्टम को लागू किया गया था, लेकिन जितनी उम्मीद आमदनी के लिहाज से रेलवे को थी, उतनी आमदनी रेलवे को फिलहाल नहीं हो रही है। नतीजतन राजधानी, दुरंतो, शताब्दी इन सभी ट्रेनों में 10% से ज्यादा ट्रेनें खाली हैं। तो अब रेल मंत्रालय ये प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि फ्लेक्सी फेयर स्कीम को वापस लेकर एसी क्लास का किराया बढ़ा दिया जाए। बहुत शुक्रिया दीपाली। तो दो खबरें, फ्लेक्सी फेयर स्कीम हो सकता है आगे हम देखें कि बंद हो जाए, लेकिन इसका बोझ आपको इस तरीके से पड़ेगा कि आपका एसी का किराया बढ़ सकता है। चलिए, रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को होली पर लेकिन दूसरी तरफ राहत दे दी। अब ट्रेन टिकट की बुकिंग और यात्रा के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। इसके साथ ही रेलवे ने यह भी साफ किया है कि किसी भी यात्री से आधार कार्ड नहीं मांगा जाएगा। इससे पहले 1 अप्रैल से सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था। आवाज एट 9 में वक्त हुआ अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश के 88,000 एक्सपोर्टर्स संदेह के घेरे में आए। आरबीआई ने लगाए कई तरीके के प्रतिबंध। पूरा विश्लेषण आगे।
रिजर्व बैंक ने एक्सपोर्टर्स पर सख्त कार्रवाई की है। निर्यात सौदों में अनियमितताओं के कारण आरबीआई ने करीब 88,000 एक्सपोर्टर्स को कॉशियस लिस्ट में डाल दिया है। पूरी खबर के लिए हम बात करेंगे अपने बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, आरबीआई ने काफी कड़ा कदम उठाया, तो क्या है पूरा मामला, आप हमें समझाइए। देखिए, आरबीआई ने करीब 88,000 एक्सपोर्टर्स के ऊपर ये कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। उन्हें कॉशन लिस्ट में डाल दिया गया है। एक्सपोर्टर्स कॉशन लिस्ट में डाल देने से इन कंपनीज के ऊपर, इन एक्सपोर्टर्स के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लग गए हैं। और इन एक्सपोर्टर्स पे ये जो प्रतिबंध लगे हैं, इसके पीछे जो आरोप है कि इन्होंने अपने एक्सपोर्ट और पेमेंट के पूरे पक्के सबूत मुहैया नहीं कराए हैं कस्टम्स या दूसरे संबंधित अथॉरिटीज को, और इसकी वजह से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये जो कार्यवाही की गई है, हमारी जानकारी के मुताबिक कस्टम्स विभाग के तरफ से कार्यवाही शुरू हुई है और उसके बाद बैंकों ने इसको इंप्लीमेंट किया है आरबीआई के मई 2016 की गाइडलाइंस के मुताबिक। और इस की जानकारी इनफैक्ट लोगों को अपने बैंकों के थ्रू मिल रही है, क्योंकि बैंक्स ने अचानक से पिछले शुक्रवार के दिन और इस दौरान अपने क्लाइंट्स को लेटर भेजे हैं और उन्हें बताया है कि आपका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है, इसलिए अब आपके ऊपर कुछ तरह की प्रतिबंध लगेंगे, जिसके तहत अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं तो ये एक्सपोर्टर्स अपनी हेजिंग नहीं कर पाएंगे, फॉरेक्स मार्केट में कोई एडवांस पोजीशन नहीं ले पाएंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए उनको एडवांस पेमेंट दिखाना होगा कि सामने वाली पार्टी ने, जिसको मैं माल भेज रहा हूं, पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया है या फिर उसने एक एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट जनरेट करके भेज दिया है, तभी ये एक्सपोर्ट हो पाएगा। और एक्सपोर्टर्स को लगता है कि ये काफी मुश्किल है और उन्हें साफ तौर पे खतरा दिखाई दे रहा है कि जिन एंटिटीज के खिलाफ ये मामले उठे हैं उन सभी के लिए अब एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है। हमें यह भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि इस लिस्ट में कई बड़ी और जानी मानी कंपनियों के नाम, बड़ी कंपनियों को भी यहां पर इस ऑर्डर से तकलीफ हो रही है। और इस पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज के चैतन्य जोशी, जो खुद एक्सपोर्टर है। चैतन्य जी, एक्सपोर्टर्स पर सौदे के पक्के सबूत न देने के आरोप लग रहे हैं, उन पर आपका क्या कहना है? आरबीआई ने ये कदम कितना सही उठाया? क्या वाकई में इस तरह की दिक्कतें या धांधलियां में जैसे कहूं चल रही थी? नहीं, धांधलियां तो बिल्कुल नहीं चल रही थी, क्योंकि अभी जो सिस्टम जो बना है इसमें इतने चेक्स और बैलेंसेस ऑलरेडी है कि आप धांधलियां कर ही नहीं सकते हो। दूसरी बात, कई बार कोई टेक्निकल कारण की वजह से कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज एक साथ काम करती है। जैसे कस्टम्स होता है, सेंट्रल एक्साइज होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है, आपकी बैंक होती है और रिजर्व बैंक होती है, और एक्सपोर्टर और रिजर्व बैंक के बीच में ऑथराइज्ड डीलर बैंक होती है। तो कई बार ऐसे होता है कि हमको हमारी पूरी एक्सपोर्ट की रेमिटेंस मिल गई है और हमने बैंक को सारी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दी है। बैंक की फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो होती है, जो प्रूफ होता है कि हमको एक्सपोर्ट रेमिटेंस की रिसीट मिल गई है। अभी जब हम ये डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करते हैं तो कभी कभी इसका जो काल होता है वो 21 डेज का होता है। तो अगर 21 डेज के बाद में अगर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो बैंक कहती है कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है, तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स होल्ड पे रखे जाएंगे। कभी कभी कस्टम्स की आइस गेट जो सिस्टम होती है वहां पे एंट्रियां करने में गलती हो जाती है कस्टम अफसरों की वजह से, तो वो डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे साथ हुआ, हम तो स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अवार्ड किया है परफॉर्मेंस हमारी जैसे कंपनी के लिए, जो यूरोप, अमेरिका, ये अलग अलग देशों में हम लोग माल एक्सपोर्ट करें इंडिया में बना के। और आप कह रहे हैं कि ये जो सारी टेक्निकलिटीज हैं, इसमें जो भूल चूक होती है, जब देर हो जाती है, उसके कारण ऐसी नौबत आती है। जी जरूर, और इसमें इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा कंसल्टिंग है या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो अगर कल आप आज हमारा पूरा काम ठप कर दिया इन्होंने। कितना आप कह रहे काम ठप हो गया, तो कितना असर पड़ रहा है? आगे हम कैसे काम करें, क्योंकि जो हमारी ऑलरेडी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या हम अपने ग्राहक, जो हमारे जो ग्राहक है, उनको बोले अभी आज से आपको पेमेंट एडवांस में करना है, और क्या वो मानेंगे? अच्छा, कई बार हमारा काम डायरेक्ट कोई गवर्नमेंट से होता है, जैसे हमारी कंपनी नेटो में माल सप्लाई करती है, तो क्या हम नेटो की 18 कंट्रीज को बोले कि आज से आप लेटर ऑफ क्रेडिट भेजना चालू कर दीजिए और एडवांस पेमेंट कीजिए? तो रेट्रोस्पेक्टिवली आप कोई कानून नहीं ला सकते हो, और ये कानून फ्राइडे, यानी ये फ्राइडे को लाया गया और विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो एक्सपोर्टर्स का करोड़ों रुपए का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, क्योंकि हम लोग
डॉलर या यूरो की पोजीशंस कवर नहीं कर पाए। डॉलर यूरो तो फॉरेक्स हेजिंग पर भी यहाँ रोक लग गई है पूरी तरह, हर एक चीज के ऊपर रोक लगा दी उन्होंने। हम ना हेजिंग कर सकते हैं, ना डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये बताएं सर जोशी कि अब यहाँ से, अब ये हो गया, लेकिन आगे यहाँ से आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आप लोगों की क्या रणनीति होगी? देखिए, रणनीति तो ये तो शौक है, यानी ये तो आसमान से कोई चीज गिर जाती है आपके सर पे, वैसे डाल दिया हमारे ऊपर आरबीआई ने। हमने आरबीआई को लिखा है, मैंने खुद निर्मला सीतारमण जी जो हमारी कॉमर्स मिनिस्टर है उनको लिखा है, प्रधानमंत्री जी को खत लिखा है कि आप हमारे जैसे लोगों को आप बोलते हो जब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हमको मेड इन इंडिया लेबल के अंडर पूरी दुनिया में बेचनी है और तो हमको आपसे प्रोत्साहन की जरूरत है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपना दर्द रखा है वहां पर, आप कुछ गलतियां भी होंगी लेकिन बाकी बहुत सारे लोग सही रास्ते पे भी चल रहे होंगे। अब यहां आरबीआई को थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चीजों को देखना है और उम्मीद करते हैं आपने भी जो अपनी गुहार लगाई है उससे कोई रास्ता या नजर आएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल चलिए, यहां पर हमारे पास वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्रेडाई कॉन्क्लेव में रेरा से बचाने की हुई है गुहार, क्या कहते हैं बिल्डर, सुनिए आगे। बिल्डरों की संस्था क्रेडाई ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मौजूदा प्रोजेक्ट को रेरा कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। संस्था ने यह मांग क्रेडाई कॉन्क्लेव के दौरान उठाई। 2 दिन चलने वाले इस कॉन्क्लेव में आज केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी शामिल हुए। मंदी की मार, रेरा की तलवार। क्रेडाई कॉन्क्लेव में बिल्डरों ने सरकार के सामने वो सारी समस्याएं रख दी जिनके कारण सेक्टर परेशान है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा से बिल्डरों को सख्ती की आशंका है, लिहाजा इस कॉन्क्लेव में यही मुख्य मुद्दा रहा। The bill looks at doing retrospectively the past sins that you've committed to be looked at, which according to me is going to bring a stress to the entire community. The good guys, the bad guys, and also the not so good guys. So where the bill is saying is bring all the properties which are under construction under the purview of the bill. I would request that still it's not too late. We bring only the properties that you start off at a cut-off date. कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बिल्डरों से प्रधानमंत्री आवास योजना में ज्यादा योगदान देने की अपील की। This will transform the real estate sector, but for that to happen, developers need to change their outlook and also mindset and come out with the new business principles and models. I say so because over the last 2 years, the government have done so much for this important sector and paid more attention than any other sector of the economy. कॉन्क्लेव में क्रेडाई ने रेरा कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RCMS पर कोर लॉजिक कंपनी के साथ समझौता किया। इसके साथ ही छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई और युवा शूटर शतपथ भारद्वाज को भी सम्मानित किया गया। अर्नब वसावड़ा, दिल्ली। और आवाज 9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।